हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर खुशी दुबे। मेरा नाम खुशी दुबे है। ये हमारा जो क्लास है वो हमारा लेक्चर नंबर 13 है, ये जो कि फिजिक्स जेनरिक का सेमेस्टर 4 के लिए क्लास होगा BBMQ की। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फोरियर्स थ्योरम, ठीक है। फोरियर्स थ्योरम के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये थ्योरम क्या कहता है और ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस थ्योरम में डील करेंगे, ठीक है। वन बाय वन करके सारी चीज़ों को इस थ्योरम में हम लोग डील करेंगे और बहुत प्रॉपर वे में क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग थ्योरम पे क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे क्लास कैसा लगा वो सब बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम फोरियर्स थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा समझा जाए तो फोरियर्स थ्योरम क्या है उसको देखते हैं थोड़ा सबसे पहले, ठीक है। फोरियर्स थ्योरम के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन हम लोग पढ़े हैं ना, फोर्स्ड ऑसिलेशन, फिर रिजोनेंस पढ़े हैं, ठीक है। रिजोनेंस के बाद हम लोग क्या पढ़े, तो आप कहिएगा मैम हम लोग रिजोनेंस के बाद क्या पढ़े थे, तो एम्पलीट्यूड रिजोनेंस, मतलब रिजोनेंस का ही एक पार्ट एम्पलीट्यूड रिजोनेंस पढ़े थे। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे, वेलोसिटी रिजोनेंस पढ़े थे। इस तरीके से हम लोग वन बाय वन करके सारे क्लासेस को कंटिन्यू किए हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम लोग सारी चीज़ को, जैसे रिजोनेंस हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, वेलोसिटी रिजोनेंस हो गया, इन सारे चीज़ों का क्लास हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं, जिसमें आपका ये वाला और ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्लास यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसकी भी बहुत जल्दी अवेलेबल मिलेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जिसको हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब हम अगर हम लोग बात करें कि ये क्या होता है, तो इन सबसे ऐड मिलजुल कर एक थ्योरम बना जिसका नाम है फोरियर्स थ्योरम। इससे भी कुछ यूज हुआ, इससे भी कुछ यूज हुआ, इससे भी, क्योंकि यहाँ से तो फोर्स ही यूज होगा, तो ऑब्वियस बात है फोरियर्स थ्योरम में फोर्स का यूज होगा। फोरियर्स नाम इसका मतलब इसलिए नहीं कि फोर्स यूज होगा, इसलिए क्योंकि इसके अंदर का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जिसमें यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है, ये एक फंक्शन पे काम करता है और ये फंक्शन टोटली इन चारों पांचों पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसलिए हम सारा बेसिक तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ाए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे फोरियर्स थ्योरम और हेडिंग डालने के बाद आप लोग क्लास में लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए और क्लास को लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए हेडिंग डालिए फोरियर्स थ्योरम और इसमें लिखिए जेबी फोरियर्स इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए जेबी फोरियर्स इन 1882, बच्चों इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। 1882 published a very लिखिए जेबी फोरियर्स इन 1882 published a very useful theorem by which any complex periodic function can be analyzed। चलिए ये थ्योरम क्या कहता है इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए फोरियर्स थ्योरम का क्या कहना है कि फोरियर्स थ्योरम कहता है कि सबसे पहले जेबी फोरियर्स, जो साइंटिस्ट नाम था इनका, साइंटिस्ट थे ये जो जेबी फोरियर्स थे, तो जेबी फोरियर्स सर कहते हैं कि इन्होंने 1882 में पब्लिश किया एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थ्योरम। उस थ्योरम का नाम क्या था, फोरियर्स थ्योरम। तो ये थ्योरम में क्या है, इस थ्योरम में है कि कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को इस थ्योरम के थ्रू हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। मीन्स क्या कि कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को इस थ्योरम के थ्रू हम लोग आराम से सॉल्व करके बना सकते हैं। एनालाइज करने का मतलब होता है एक प्रॉपर वे में आप उसको सॉल्व करके उसका एक वैल्यू निकाल लो, दैट मीन तोड़ देना। एक सिंपल वे कह सकते हैं कि एनालाइज मतलब तोड़ देना, अच्छे से उसको पूरे तरीके से पार्ट वाइज तोड़ के उसका वैल्यू निकाल देना, दैट मीन्स एनालाइज, ठीक है। तो आप उसको एनालाइज करके उसके वैल्यू को निकाल दो, ठीक है। तो अब बात होता है कॉम्प्लेक्स का, पढ़े होंगे हम लोग बच्चा क्लास से पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स का a प्लस आई बी, जहाँ पे a क्या है हमारा रियल नंबर है, i क्या है
आई क्या है हमारा, आयोटा जिसको बोलते हैं, जिसके साथ जो भी नंबर होता है वो इमेजिनरी कहलाता है। तो ये वाला पोर्शन हमारा इमेजिनरी होता है और ये वाला पोर्शन हमारा रियल नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स इसी को बोलते हैं। इसी के ऊपर हमारा फंक्शन काम करेगा एक लिमिट पीरियड में, एक लिमिट पीरियड में। लिमिट पीरियड बोले तो मान लीजिए कि हम लोग स्कूल गए हैं ना, क्लास का भी टाइमिंग होता है कि हाँ ये क्लास 30 मिनट चला, 40 मिनट चला। दैट मीन आप कह सकते हैं कि ये क्लास 30 एक पीरियड का था। हम एक पीरियड में कितना, हम बोलेंगे एक पीरियड में कितना टाइम होता है बाबू आप लोग के क्लास का, तो आप कहोगे मैम हम लोग का एक पीरियड में टाइम था 30 मिनट था। तो हम पूछेंगे अगर 5 पीरियड का रहा तो आप उससे कैलकुलेट कर दोगे। तो उसी तरीके से कि एक पीरियड क्या हो गया कि जितना टाइम आप लिए, जितना टाइम आप किसी चीज़ में प्रॉपर वे में लिए, आपके लिए एक लिमिट रख दिए कि आपको 1 घंटा में एक सब्जेक्ट पढ़ना है। दैट मीन्स आपका पीरियड कितना है, 1 घंटा। 1 घंटा में आपको क्या पढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है। हम जो सब्जेक्ट दे देंगे वो आपको पढ़ना है, उसमें आप जो मन है पढ़िए। लेकिन क्या है कि आपके पास एक टीम मेन फोकस क्या है कि आपके पास एक टाइम है। टाइम क्या है, 1 घंटा। बस वो 1 आवर आपके लिए क्या है, वो पीरियड है। 1 आवर क्या है आपके लिए, पीरियड है। 1 आवर क्या है आपके लिए, तो वही पीरियड है। समझ में आया पीरियड क्या होता है? तो पीरियोडिक का मतलब उस टाइम के दौरान, उस पीरियड के दौरान जो आप काम कर रहे हैं, उस पीरियड के दौरान जो हमारा कॉम्प्लेक्स का वैल्यू निकल रहा है, उस पीरियड के दौरान जो हमारा फंक्शन पे काम हो रहा है, कॉम्प्लेक्स के फंक्शन पे, तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन। उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन। मतलब क्या, इन शॉर्ट में कहें बच्चा लोग तो एक पीरियोडिक टाइम पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के ऊपर काम करना। एक पीरियोडिक टाइम के ऊपर, ध्यान से देखिए हम कैसे समझा रहे हैं। एक पीरियोडिक टाइम की तरह मतलब एक लिमिटेड टाइम में क्या करना, एक लिमिटेड टाइम पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे काम करना। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, तो मैम कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें एक नंबर हमारा रियल होता है और उसी के साथ एक नंबर हमारा इमेजिनरी ऐड होता है। क्लियर हुआ? तो ये आपका कॉम्प्लेक्स, बहुत डिटेल में कॉम्प्लेक्स और रियल वगैरह नहीं जानना है, बस आपको एक नॉलेज मिल रहा होगा कि यहाँ पे क्या है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शन को यहाँ पे वैल्यू हम लोग तोड़ के निकाल सकते हैं। ये थ्योरम यही कहा जाता है। बहुत सारा ऐसा वैल्यू होता है, बोलते हैं अरे ये मैथ नहीं बन रहा है, ये नहीं टूट रहा है, बहुत सारा फैक्टराइजेशन का मेथड होगा, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत सारा मेथड निकला है ना। कोई मेथड अगर हम आपको दे देंगे कि मान लीजिए x - 2 प्लस कुछ भी नंबर हो, 2x + 2, इस टाइप से कोई भी मैथ हो, अगर ये नहीं टूटेगा तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है कि हम सिंपल से बोलेंगे मैम ऐसे निकाल सकते हैं ना हम लोग, डी करके फॉर्मूला है ना, -x + -b √b² - 4ac/2a। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर इससे भी नहीं निकला तो और भी फॉर्मूलाज है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मैथ, बहुत सारा मेथड्स है। तो उसी तरीके से कह रहा है कि फोरियर थ्योरम भी एक ऐसा थ्योरम है जो कि कॉम्प्लेक्स के किसी भी वैल्यू, किसी भी लेवल का आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लोगे, हम उसको अपने थ्योरम के रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन ये हो गया फोरियर थ्योरम। समझ में आ गया? तो चलिए इसमें आगे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको आगे लिखना स्टार्ट करें हम लोग। तो इसमें आगे लिखिए आप लोग, इट्स थ्योरम स्टेट्स दैट, यहाँ तक लिखने के बाद चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। जहाँ प्रॉब्लम होगा आप मुझे एकदम बेधड़क एकदम आराम से बताइएगा कि हाँ मैम हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम आपको पर्सनली एक्सप्लेन करके समझा देंगे सारा चीज़, ठीक है? और सबको प्रॉब्लम होगा तो फिर से एक बार कर देंगे वीडियो को। तो एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एक बार वीडियो को देखें, ठीक है? लिखिए, द थ्योरम स्टेट्स दैट, द थ्योरम लिखिए आप लोग, तब तक हम बोलते हैं, तब तक हम इसमें इंक डाल लेते हैं। लिखिए, द थ्योरम स्टेट्स दैट, लिख लिए? द थ्योरम स्टेट्स दैट, लिखिए आप लोग, द थ्योरम स्टेट्स दैट अब नीचे से लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखिए। पैराग्राफ चेंज कीजिए, मतलब अगर आप यहाँ पे लिख लिए हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। सपोज कीजिए हम हेडिंग दिए हैं कि द थ्योरम स्टेट्स दैट, और फिर इसके जस्ट नीचे से पैराग्राफ ऐसे चेंज करके हेडिंग दीजिए और फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए हम लिख रहे हैं, चलिए, द थ्योरम स्टेट्स दैट, द थ्योरम स्टेट्स दैट लिखना स्टार्ट कीजिए।
any finite continuous single valued periodic function, single valued periodic function can be बस थोड़ा लिखने दीजिए, फिर हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो तक आप लोग भी मेरे साथ लिखिए, कैन बी एक्सप्रेस्ड। आपको इस थ्योरम के स्टार्टिंग से थोड़ा एक आइडिया मिला होगा, आपको थ्योरम के स्टेटमेंट से थोड़ा पता चला होगा, मतलब स्टार्टिंग से कि हाँ ये थ्योरम में क्या है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब ये थ्योरम का ये तो ठीक है, बट एक मन में क्वेश्चन होता होगा ना कि ठीक है मैम, हम लोग ठीक है ऐसे समझ रहे हैं कि ये थ्योरम स्टेट करता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पीरियोडिक टाइम के थ्रू क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है। मतलब कोई टाइम है, मतलब बोलते हैं ना कि हमको मान लीजिए एक पत्थर को तोड़ना है, सपोज आपको एक पत्थर तोड़ना है, अब आप उस पत्थर को तोड़ने में हम आपको बोले कि नहीं आपको 10 मिनट में ही तोड़ना है, दैट मीन्स आपका पीरियोडिक टाइम 10 मिनट है। जैसे एक चैप्टर हम आपको दे दिए पढ़ना, आपको 1 घंटा में ही वो चैप्टर पढ़ना, दैट मीन्स आपके लिए वो पीरियोडिक है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है, आपको ये नहीं कहें कि आपको कितना देर में पढ़ना है, कितना दिन में पढ़ना है, वो सब मैंने नहीं कहा, तो दैट मीन्स वो आपके लिए वो पीरियोडिक नहीं रहा, वो अनपीरियोडिक हो गया, और वो जो फंक्शन है उसका वैल्यू नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपका टाइमिंग फिक्स है, तो आप कितना चीज़ भी पढ़ लो, हम तुरंत क्वेश्चन को पूछ लेंगे। मतलब क्या मैम, नहीं समझे? तो मतलब ये है कि हम आपको 1 घंटा दे दिए और हमको पता है कि आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, तो हम उस 1 घंटे में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी ये कह रहा है कि अगर टाइमिंग फिक्स है तो हम क्या इस थ्योरम के हेल्प से क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज निकाल सकते हैं। किसके ऊपर? तो जो हमारा फोर्स है, एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी है, उन सब के ऊपर। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन वही सब चीज़ है। फंक्शन क्या आपको लगता है, वही सब चीज़ का नाम आगे देखिएगा, एक्स वाई जो भी हम लेंगे तो वही सब चीज़ है, वहाँ पे अच्छे से डिफाइन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखिए कि द थ्योरम स्टेट्स दैट एनी फाइनाइट कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a summation of simple harmonic terms, having frequencies which are multiples of लिखिए which are multiples of that of the given फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, यहाँ तक सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है? तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या लिखे हम। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, देखिए चलिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि द थ्योरम स्टेट्स दैट एनी फाइनाइट कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन। मैम ठीक है, फाइनाइट हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है बाबू? तो फाइनाइट का मतलब निश्चित, कि फाइनाइट मतलब 2 4 6 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब फाइनाइट नंबर। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस, मतलब 1 के बाद 2 2 के बाद 3, अगर ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे ही, 2 जा रहे हैं 4 जा रहे हैं 6 तो ऐसे ही कंटिन्यूअस, मतलब जिस भी जा रहे हैं मतलब एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो एनी फाइनाइट कंटिन्यूअस, कोई भी फाइनाइट नंबर जो कंटिन्यूअसली जा रहा है, एंड सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन,
सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या, एक सिंगल टाइम में उस वैल्यू का आप एक सिंगल पीरियड के ऊपर एक सिंगल वैल्यू उस फंक्शन का निकल रहा हो किसी टाइम के ऊपर, किसी पीरियोडिक टाइम के ऊपर। मतलब क्या मैम, मतलब ये कि किसी फिक्स टाइम में आप उस वैल्यू का, मान लो हम डिस्प्लेसमेंट लेके चलते हैं, तो एक डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट में तय कर लिए कि हाँ 1 घंटे में क्या है कि 1 घंटे में हम 20 किलोमीटर चलें, तो वो क्या हो गया कि 20 किलोमीटर मेरा वैल्यू निकल गया, कि सिंगल वैल्यू निकल गया क्या, एक पीरियोडिक फंक्शन का, मतलब डिस्प्लेसमेंट का, फंक्शन की जगह मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकल गया एक 20 किलोमीटर, क्या निकल गया 20 किलोमीटर। मीन्स क्या हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, मतलब ये है यहाँ पे कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का एक सिंगल वैल्यू आपको मिल गया कि हाँ इतना दौर पे इतना चीज़ में ये काम हो रहा है, मीन्स क्या कि वो उसका वैल्यू निकला। अगर यहाँ से वहाँ तक का अगर सिंपली ऐसे समझे तो क्या समझेंगे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप नंबर ले रहे हो, या 2 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर ले रहे हो, वो सारे सिंगल नंबर का एक पीरियोडिक टाइम के तौर पे उसका फंक्शन को वो बताता है। मतलब क्या मैम, मतलब ये कि अगर हम नंबर ले रहे हैं तो 2 + 4i ऐसा नंबर ले लिए, ऐसे नंबर्स का बात हम कर रहे हैं, कैसे नंबर का, ऐसे नंबर्स का बात कर रहे हैं। अगर ऐसे लिए, या फिर यहाँ पे 4 के जगह 6 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, बट वो क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूस होना चाहिए था। तो एनी फाइनाइट कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए समेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक टर्म्स, ठीक है, simple harmonic terms having frequencies which are multiples of that of the given function। इसका क्या मतलब है मैम, इसका मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन है जिसको हम लोग y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सिंपल बात है मैम, y मान लिए, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं, हम उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि इस फंक्शन को एनी फाइनाइट कंटिन्यूस फंक्शन मान लेते हैं, कोई भी फंक्शन है, हमको नहीं पता क्या है तो हम उसको y मान लेते हैं, कि कोई भी फंक्शन है जो कंटिन्यूस है मान लेते हैं, कैन बी एक्सप्रेस समेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक टर्म्स, उसको एक समेशन के तौर पे मानेंगे, ठीक है। एक समेशन के तौर पे पढ़ते हैं ना, ऐसे समेशन ऐसे ही ना होता है, समेशन उसके बाद जहाँ से जाए 1i बराबर 1 2 n बराबर कुछ भी टर्म तक जाए, मतलब ये फाइनाइट हो गया, तो इसी टर्म तक। लेकिन इसको लिखने के लिए एक फोरियर्स ने एक और रूल दिया था, क्या रूल दिया था कि f of wt, w is what, w is your omega, t is what, t is your time period and f is what, frequency। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए समेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक टर्म्स हैविंग फ्रीक्वेंसी, जिसके पास फ्रीक्वेंसी है इस नंबर का किसके बराबर होगा, जिसके पास फ्रीक्वेंसी है एक हार्मोनिक टर्म जो टाइम के साथ वो बढ़ जाए, ठीक है, वो मल्टीपल हो किसका, दैट द गिवन फंक्शन। मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन है कोई भी वो कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं उसका मल्टीपल के बराबर है। मतलब क्या कि मान लेते हैं W कोई फंक्शन है, क्या है, W कोई फंक्शन है, आपको पता है ना जो बीच में रहता है वो फंक्शन कहलाता है। तो मान लेते हैं F के साथ ये फंक्शन ऑफ WT, मतलब मान एक तरह से आप मैथ्स के तौर पे पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा, F ऑफ WT। हम इसको कह रहे हैं फिजिक्स में कि फ्रीक्वेंसी है WT का। WT क्या है मैम, तो कोई भी फंक्शन है किसी पीरियोडिक टाइम के ऊपर। मतलब क्या मैम, मतलब ये है कि आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो किसी भी चीज़ का, मान लेते हैं कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ का वैल्यू आप निकाल रहे हो एक पीरियोडिक टाइम के ऊपर, वो बराबर होगा जो एक फाइनाइट नंबर जो आप लोगे उसके, जो आपका फाइनाइट नंबर कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मैम थोड़ा सा किचपिच लग रहा है, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, इसको और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करें तो देखिए, इसको और अच्छे से अगर हम एक्सप्लेन करें तो इस तरीके से कुछ समझेंगे कि अगर हम 2 ले लिए प्लस 4i ले लिए, सिंपल समझिए, हम मान लेते हैं कि ये जो 2 + 4i जो है हमारा, ये तो सिंगल वैल्यू फंक्शन है, ये आप समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं आपसे ये पूरे फंक्शन को मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो जितना भी नंबर होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा मैम, तो ये बराबर होगा जो आप नंबर लिए हो, उस जैसा भी आप फंक्शन ले रहे हो, इस फंक्शन कोई भी फंक्शन मान लेते हैं, हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फोरियर्स थ्योरम है, फोरियर्स थ्योरम एक पीरियोडिक टाइम के ऊपर बात होता है, चाहे आप फंक्शन कुछ भी लो। हम क्या बताए थे आपसे कि यहाँ पे फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे फंक्शन का मतलब स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये फोर्स, यही सारी चीज़ यहाँ पे फंक्शन है। तो मैंने पहले ही कहा कि मान लेते हैं y कुछ हमारा y कोई कम्प्लेक्स नंबर है, फंक्शन ऑफ WT, डैट मीन्स क्या है कि फंक्शन है किसका, ओमेगा टी का, मतलब एक पीरियोडिक टाइम पे इन दोनों का मल्टीपल बराबर होगा y के। ये तो हो गया फिजिक्स के अकॉर्डिंग। मतलब क्या कि इन दोनों का मल्टीपल अगर हम करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ तो
वो किसके बराबर होगा, तो मैम वो बराबर होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के साथ। ठीक है, ये तो रहा फिजिक्स। मैथ्स में इसको क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू टी। कह दिए कि f क्या है, y जो है फंक्शन ऑफ ओमेगा टी के बराबर है, डब्ल्यू टी के बराबर है। ठीक है, अब फिजिक्स में भी आप लोग समझ गए कि y जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है फ्रीक्वेंसी के साथ जो हम नंबर लिए हैं, किसी भी चीज़ का वैल्यू निकाल रहे हैं, वो वैल्यू पीरियोडिक टाइम पे उन्हीं के बराबर है उसी के बराबर है। तो ये चीज़ हुआ इसका मतलब। तो यहाँ पे आप लोग इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा, डोंट वरी, कुछ भी डाउट हो हम हमेशा आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। एक बार आप लोग बोलिएगा, बोले तो आपसे कि जितनी बार आप लोग पूछोगे हम आपको समझाएंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि बच्चों को डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत इजी वे में और इजी लैंग्वेज लिखवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एनालिटिकली। एनालिटिकली मतलब क्या है कि इस थ्योरम, क्योंकि हम इस पर एक बात याद रखिएगा, आपको ये थ्योरम बहुत पेशेंस और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझना है, क्योंकि ये थ्योरम क्या कहता है। हम लोग इस थ्योरम के बारे में एक स्टार्टिंग में क्या आइडिया लिया, अभी तक हम लोग इतना पढ़े तो उसमें आइडिया लिया कि हाँ ये थ्योरम कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर काम करता है। सेकेंड थिंग क्या हम लोग इस थ्योरम में देखें, अगर इसका थ्योरम का स्टेटमेंट देखें हम लोग, तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या देखा, तो मैम हम लोग के इस थ्योरम के स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा, कोई भी फाइनाइट नंबर लेते हैं, ठीक है, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स पे बेसिस है, तो कोई भी फाइनाइट नंबर अगर हम लोग लेते हैं, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, जो मेरे माइंड में भी आ रहा है, हमको पता है बट हम अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे कि मैम अगर आप कह रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइनाइट में, जी कॉम्प्लेक्स नंबर फाइनाइट में आपको लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या बोला मैंने कि कोई फाइनाइट नंबर है जो कंटिन्यूस चल रहा है, मूव कर रहा है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक सिंगल वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन के साथ वो बराबर होगा जो भी हम फंक्शन लेंगे उसके साथ एक पीरियोडिक टाइम के साथ। ठीक है, किसके साथ, एक पीरियोडिक टाइम के साथ किसी फंक्शन के मल्टीपल के बराबर होगा। कौन बराबर होगा, तो वाई हमारा, वाई क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, ये चीज़ समझ में आ गया ना। तो फिर नीचे मैंने आप देखिएगा स्टेटमेंट थ्योरम का, तो थ्योरम के स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज हुआ है, समेशन ऑफ। क्या यूज हुआ है, समेशन ऑफ। मतलब क्या कि पूरे के एडिंग के बराबर। मतलब हम लोग लिखते हैं ना, अगर मान लीजिए हमको 1 2 3 4 5 6 पूरा लिखना होगा तो हम उतना ना लिख के डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं ना i बराबर 1 2 i बराबर n। अगर हमको पूरा 1 2 3 4 n तक लिखना है तो डायरेक्टली इतना कर सकते हैं हम लोग। इससे क्या पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा मैम कि आप पूरा यहाँ से 1 से लेके n तक के वैल्यू को लिखे हो। n मेरा क्या है, कोई फाइनाइट नंबर है। अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी कर देते तो दैट मीन्स कहाँ तक गया वो हमको नहीं पता। तो ये जो हमारा थ्योरम बेस्ड है वो इस तरीके के इन्फिनिटी पे, मतलब आप इसके वैल्यू को n तक ले जा सकते हो। n मेरा फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इस वैल्यू को कैसे हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए, एनालाइज करना मतलब पहले हम बताए थे पूरे तरीके से पार्ट वाइज उसको पार्शियली तोड़ देना। पार्शियली का मतलब आपको डिफरेंशिएट नहीं करना, पार्शियली मतलब एक एक करके यहाँ पे तोड़ देना। ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू ए नॉट है यहाँ पे, ध्यान रहे ए नॉट, ए के साथ कुछ नहीं, ए नॉट a1 cos ओमेगा टी प्लस a2 cos स्क्वायर। आप देख रहे हो एक सीक्वेंस, यहाँ पे अभी पावर में 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर इसी तरीके से बढ़ा, फिर यहाँ n हुआ तो n हो गया। ठीक है, फिर प्लस, फिर इसी तरीके से जाएगा कुछ फाइनाइट टर्म तक, जैसे कि मान लीजिए n-1 n-, इस तरीके से और आगे बढ़ते जाएगा जहां तक हो जाए फिर क्या हम कह रहे हैं कि फिर प्लस करेंगे इसके साथ क्या, तो b1 sin 1 ओमेगा टी। ये कॉस और साइन इसलिए आया है क्योंकि हम लोग फोर्स में पढ़े हैं कि फोर्स में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि किस तरीके से कॉस जब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग तो किस तरीके से फोर्स का कॉस यहाँ पे 2 ही एंगल में टूटता है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं फोर्स में, फोर्स ऑसिलेशन में पढ़े थे हम लोग कि यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं जब हम लोग किसी बॉडी पे पार्टिकली फोर्स लगाते हैं, पार्शियल के तौर पे उस पर फोर्स लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एंगल 2 भाग में बढ़ता है, एक कॉस में बढ़ता है एक साइन में बढ़ता है। जब आगे की ओर बढ़ रहा है तो दैट मीन साइन में कॉस में जा रहा है, फिर नेगेटिव के तौर पे आता है दैट मीन साइन में आता है। जब डिफ्रेंशिएट करके, आप इससे पहले का एक लेक्चर होगा हमारा फोर्स ऑसिलेशन के ऊपर, उसको देख के फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि a1 cos ओमेगा टी प्लस a2 cos स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारा फंक्शन है, क्या हमारा पीरियोडिक टाइम का फंक्शन है। a2 a1 क्या है हम बताएंगे, ये सारा एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड है। क्या है हमारा? एम्पलीट्यूड है। तो आप देख रहे हो ना किसी तरीके से सारे फंक्शन का यूज हो रहा है। तो A1 A2 ये सारा चीज गया एक सीक्वेंस में जा रहा है। B1 B2 ये हमारा क्या कर रहा है? ये सारा चीज सीक्वेंस में जा रहा है। आपको बहुत शांति से धीरज रख के सारे चीजों को लिखना है, फिर एक एक करके सब चीज को हम समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इतना इक्वेशन 1 देने के बाद 10 द कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन, यही तो है हमारा कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस। आप कहिएगा मैम इसमें आई कहाँ है? तो एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? A प्लस आई बी टाइप के नंबर और भी जो कॉम्प्लेक्स हो जाए, लेकिन यहाँ पे आई मैम नहीं दिख रहा है। बट क्या, एक बात बताइए, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल, जिसको आसानी से तोड़ा ना जा सके। एक ऐसा भी होता है, बट फिजिक्स के तौर पे आई को हटा के इसी तरीके से साइन और कॉस में बांट दिया गया है, जस्ट लाइक कॉस ए बी, कॉस ए प्लस आई साइन बी, दिस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस लेके चला गया, यहाँ पे साइन भी लेके चला गया, ये तौर पे यूज हुआ है। आई हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, बिकॉज आई हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसीलिए हम लोग आई ना लेके कॉस, हम क्या बोले इस थ्योरम में क्या करना है? एनालाइज करना है कॉम्प्लेक्स के हर एक वैल्यू को इस थ्योरम के थ्रू। तो कॉम्प्लेक्स के, ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स के हर एक वैल्यू को एनालाइज करना है। ठीक है, तो हर एक वैल्यू का मान निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है कि यहाँ पे B1 साइन ओमेगा टी प्लस इस तरीके से इक्वेशन 1 निकला। तो दस द कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस्ड करेंगे उसको आप लोग देखिए। चलिए यहाँ तक लिख लिया आप लोग। तो एक्सप्रेस्ड एज सीरीज ऑफ साइन, साइन के सीरीज में गया है, और सीरीज ऑफ कोस, और कॉस के सीरीज में गया है, और किसके मल्टीपल पे? तो ओमेगा टी के मल्टीपल पे मैम। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आप लोग सबका। चलिए आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद लिखिएगा इक्वेशन 1 में ऑल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ ओमेगा टी बराबर ए नॉट प्लस समीशन ऑफ n बराबर 1 टू n बराबर इन्फिनिटी। मैम यहाँ पे आप इन्फिनिटी क्यों कर दिए बताइए तो? क्योंकि मैंने फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूस कहा था, तो मैम आपने फाइनाइट नंबर कहा था तो आप तो n तक ले जाते ना, आपने इन्फिनिटी क्यों लिखा? माइंड में बोल होगा ना क्वेश्चन कि आपने कहा था कि नहीं फाइनाइट नंबर में चलेगा वैल्यू को, तो आपने n बराबर इन्फिनिटी क्यों लिया? क्योंकि हम बता रहे हैं कि n मेरा कोई फाइनाइट नंबर है, यहाँ पे n मेरा कोई फाइनाइट नंबर जो 1 तक है, n यहाँ पे मेरा फाइनाइट नंबर, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ध्यान से समझिए। n हमारा कोई फाइनाइट नंबर है, n हमारा कोई फाइनाइट नंबर है जिसको हम लोग कह दिए कि हाँ हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? तो 1 से लेके मैम हम लोग इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या? तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी ही फाइनाइट नंबर है। आपको एक जोक सुनाते हैं, ठीक है? अभी आप लोग एक जोक सुनिए, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, एक जोक सुनाते हैं आप लोग को। तो 4 दोस्त हैं। कौन कौन? 4 दोस्त हैं। एक अंधा था, ठीक है, एक लंगड़ा था, अंधा था, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक अंधा था, एक लंगड़ा था, ठीक है, एक बहरा था और एक गूंगा था। चारों कहीं जॉब के लिए गए। कहाँ गए चारों? एक गिलास पानी मिलेगा। चारों कहीं जॉब के लिए गए, ठीक है। वो जब जॉब के लिए गए तो वहाँ पे पता है क्या हुआ? वो मतलब गांव वगैरह में रहते थे, तो गांव वगैरह में कोई एक होता है बहुत धनी मनी आदमी होता है, तो वहाँ पे वो उनके घर पे गए, ठीक है, वो उनके घर पे गए। तो हम लोग एक स्टोरी क्या पढ़ रहे थे, एक स्टोरी के बारे में जान रहे थे हम लोग, कि सुन रहे थे कि क्या था स्टोरी हमारा। तो 4 दोस्त थे, एक था लंगड़ा। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी, आपको ये पूरा फोरियर थ्योरम, देखिए पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके नहीं पढ़ना है, अरे फील करिए ना, मजबूरी जैसा क्यों पढ़ना है। मेरा मानना यही है कि मजबूरी में पढ़ाई नहीं होता है। बहुत लोग मजबूरी में है कि नहीं पास होना है, अच्छा इसको नहीं, पढ़ाई को फील की, ये टाइम अब नहीं आने वाला है। अब वापस से हम आपको हम तो जेनरिक पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा सोचिए कि जेनरिक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको पढ़ के विदा करें। ऐसे ही जेनरिक पीछे पीछे हम लोग सबके दौड़ रहा है, तो जेनरिक को अच्छा से विदाई देना है, ठीक है, अच्छा से फेयरवेल देके समोसा वमोसा खिला के उसको भेज देना है, वापस से उसको मिठाई देके ललचा के बुलाना नहीं है।
मीन्स कम स्कोर ला के उसको बुलाना नहीं है। तो अच्छे से बिना टेंशन के कोई भी सब्जेक्ट, चाहे जेनरिक हो चाहे ऑनर्स हो, कोई भी पेपर आप पढ़ रहे हो, बिंदास होकर पढ़ना सीखिए, अच्छे से पढ़िए। 1 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि वो 1 घंटा 3 से 4 घंटे के बराबर होगा। बहुत ज़्यादा 5 घंटा पढ़ के शो ऑफ नहीं करना है हमको। जितना पढ़ना है ना, आपको 5 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा आपका वो आपका कंटिन्यूटी है 5 घंटे पढ़ने का, तो 5 घंटा पढ़िए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि मन है 5 घंटा का और हम आधे घंटा पढ़ेंगे, नहीं, आपकी कंटिन्यूटी है तो आप 5 घंटा पढ़ो, बट फोर्सली नहीं, ठीक है। तो क्या स्टोरी सुना रहे थे? हाँ, 4 दोस्त था, अंधा, लंगड़ा, एक था बहरा और एक था गूंगा, ठीक है। चारों जॉब के लिए एक गांव था, एक गांव के बड़े से घर में गए। कोई राजा महाराजा होंगे, बड़े बड़े लोग, धनी मनी, मुखिया उखिया होते हैं ना गांव में, तो उन्हीं के घर वो गए। उनके घर जाके बोले कि जा रहे हैं, अरे राजा साहब के चारों बिहारी थे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चारों बिहारी थे। वो जाके क्या बोलते हैं कि जाएंगे ना तो राजा साहब से, मतलब वो लोग बोलता हिंदी था लेकिन वो लोग के टोन में भोजपुरी भी दिखता था, जाएंगे ना तो राजा साहब से नौकरी मांगेंगे, इस तरीके से। तो बोलेंगे कि मालिक हमरा के नौकरी दे दीजिए, ऐसे ही मालिक हमरा के नौकरी दे दीजिए, इस तरीके से वो लोग बोल रहा था। तो चारों आपस में बात करते करते धीरे धीरे जा रहा था, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, क्योंकि अब लंगड़ा तो चल नहीं सकता था, अंधा को तो दिख नहीं रहा था, गूंगा बोल नहीं सकता था, मतलब आपस में एक दूसरे से अपना डिस्कस वगैरह अपने भाषा में, जिस तरीके से गूंगा तो बोल नहीं सकता तो इशारा ही कर सकता है, तो सब अपने अपने स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जा रहे थे। वहां पहुंचते क्या देख रहे हैं कि राजा बेहोश पड़ा है, उसकी वाइफ अलग ही बेहोश पड़ी है, मतलब पूरे घर का एकदम सत्यानाश हो पड़ा है। चोर है उसके घर में, चोर गया है, वो लोग दरवाजा पे खड़ा है, दिख रहा है चोरी हो रहा है, ध्यान से सुनिए, चोरी हो रहा है, वो लोग देख रहा है, ठीक है। अंधा बोलता है चोरी हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। बहरा क्या बोलता है? अरे हमको कुछ सुनाई दे रहा है, बहरा बोल रहा है हमको कुछ सुनाई दे रहा है। इसी में अंधा क्या बोल रहा है? अरे तुमको सुनाई दे रहा है, हमको तो दिखाइयो दे रहा है, ऐसे ही, अरे तुमको सुनाई दे रहा है, हमको तो दिखाई भी दे रहा है। इसी में बोलता है, उधर से कौन बोलेगा बताइए? तो अंधा था, लंगड़ा था, एक कौन था? बहरा था। तो अंधा, लंगड़ा, बहरा, हाँ, और एक कौन था? गूंगा था। हाँ, गूंगा क्या बोलता है कि अरे चलो भागो यहाँ से। सोचिए, गूंगा क्या बोल रहा है? भागो यहाँ से। अंधा को दिखाई दे रहा है कि चोरी हो रहा है, ठीक है। बहरा को सुनाई दे रहा है, गूंगा को क्या कह रहा है? गूंगा बोल रहा है कि चलो यहाँ चोरी हो रहा है, भागना है। लंगड़ा क्या बोलता है? अरे भागो भागो, नहीं तो हम लोग चारों पिटा जाएंगे। सोचिए, चारों का अपना देखिए, वो लोग भूल गए कि हम लोग क्या हैं, लेकिन चारों का दिमाग देखिए, अंधा को दिख रहा है, बहरा को सुनाई दे रहा है ठीक है, गूंगा बोल रहा है और लंगड़ा भाग रहा है, तो चारों एक दूसरे को भगा रहा है। तो वही हाल यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर फंक्शन कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं n बराबर इन्फिनिटी, तो आप ये मत समझिए कि एकदम नंबर चलते गया n बराबर इन्फिनिटी, तो दैट मीन कोई पॉइंट है जहाँ तक हम पहुंचे, जहाँ तक हमको कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल रहा है, जहाँ तक हमको एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू प्रॉपर वे में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो यहाँ तक हम लोग लिखें। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे an, लिखिए an cos n ओमेगा t, an cos n ओमेगा t। जितना जल्दी हमको प्यास नहीं लगता है उतना जल्दी इस इंक को प्यास लग जाता है, बताइए ये कितना खाता है। चलिए लिखिए तो an cos n ओमेगा t, लिखिए तो an cos n ओमेगा t, ठीक है, प्लस समीशन ऑफ n बराबर 1 to n बराबर इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे हम लोग? bn साइन, ये इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट ये है, हम लोग आगे निकालेंगे वैल्यू, सब पता चल। बहुत इजी है ये थ्योरम, आप देखिए इतना इजी आपका अभी तक आप जितना थ्योरम पढ़े हो ना, सारे थ्योरम में बच्चा पार्टी, ये सबसे इजी थ्योरम है, क्योंकि ये पूरा मैथ्स है। अब बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करना, आप 2 से 3 बार रिवीजन करोगे 100%। लिख के साइन ले लीजिए, मेरा खुशी दुबे का साइन मार दीजिए कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम में इसको बना के आओगे, ठीक है। बस हाँ, कॉन्सेंट्रेट देना होगा, टाइम तो देना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखे? bn साइन ओमेगा टी, ठीक है, bn साइन ओमेगा टी। चलिए यहाँ से ये चीज था। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। हम बार बार बताते हैं कि फिजिक्स में क्या है, डेरिवेशन याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है? सारे डेरिवेशन में जितने पॉइंट्स आते, जितने भी इक्वेशन आते, सबको इक्वेशन नंबर दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा ये वाला डेरिवेशन में 10 तक गया है, इसमें 5 तक गया, इसमें 4 तक गया, तो आपको याद रहेगा। तो इक्वेशन नंबर हमेशा देते रहिए, ठीक है। वेयर a0 an and bn are
कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि यहाँ पे ए, हम पहले ही बोले थे ना आपको कि धीरे धीरे एकदम आराम से मस्त एंजॉय करके पढ़िए। मेरे क्लास में आपको प्रेशर लेके पढ़ने का जरूरत नहीं है, एकदम बिंदास होके अच्छे से पढ़ना। अगर आपको पढ़ना है और एग्जाम में 12 मार्क्स लेनी है तो मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि मेरा हर एक वीडियो आपको मार्क्स देगा, हर एक वीडियो से आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए जरूरी ना हो, मतलब आपके लिए जरूरी ना हो, हम उस पर ज्यादा टाइम नहीं देते। और जब टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि आप स्कोर कर रहे हैं, और लिख के दे रहे हैं वो आप स्कोर कीजिएगा। ठीक है, पंडित जी हैं तो थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। वेयर ए नॉट ए एन एंड बी एन आर कोफिशिएंट, यहाँ पे ए नॉट ए एन और बी एन क्या है, कोफिशिएंट है। आगे जाके ये सबमिशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। तो ये चीजें हमारा निकला। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इतना तो निकाल रही है, चूंकि फोरियर थ्योरम तो सारे वैल्यूज पे बात करता है, तो अब पहले हम लोग इसका बात करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं कि आखिर इसका वैल्यू निकलेगा कितना। तो चलिए नीचे हेडिंग देंगे इवोल्यूशन ऑफ। एक चीज और बच्चा पार्टी, हम ग्रेजुएशन में किस तरीके से अपने कॉपी को रिप्रेजेंट करना है इस पर एक वीडियो बनाए हैं। आप लोग उस वीडियो को देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, और नहीं देखे तो फटाक से अभी मत जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद जाइए उस वीडियो को देखिए। अपलोड किए हैं, आज ही उस वीडियो को अपलोड किए, कैसे आपको ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर करना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, एसएसटी, जीके, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कैसे स्कोर करना है ग्रेजुएशन में, आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में हम बताएं। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं ना मैम कैसे अच्छा स्कोर करें, हमको थोड़ा बता दीजिए ना। तो उस वीडियो को देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर होगा, तब और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बच्चे देख भी लिए हैं। इवोल्यूशन ऑफ ए नॉट, इवोल्यूशन ऑफ ए नॉट लिखिए। in order to find the value of coefficients a naught, a n and b n, क्या है, हमको जैसा कि पता है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, ए नॉट, ए एन और बी एन का ये निकालना है हमको। ठीक है, क्या निकालना है मैम? तो हमको सिंपल सा बात है बाबू लोग, आपको इसको क्या करना है, इस थ्योरम का आपको वैल्यू को निकालना है। ठीक है, हम साफ सुथरा दिखे ना दिखे, आप लोग को बोर्ड दिखना चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा काले भी दिखेंगे तो चलेगा, बोर्ड काला नहीं दिखना चाहिए। बोर्ड अगर काला पीला दिख गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये प्रॉपर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग? ठीक है, देखिए यहाँ पे ए नॉट, ये वैल्यू मेरा निकला, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ वैल्यू आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद नीचे तो मेरे जगह नहीं है, तो हम ऊपर का तो इरेज ऑब्वियस करेंगे। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे मिटाते हैं, आगे लिखते हैं। चलिए यहाँ तक लिख लिए। चलिए उसके बाद लिखिए लेट अस first integrate both sides of equation. Let us first integrate both sides of equation 2 between limits t बराबर 0 to स्मॉल t बराबर कैपिटल T, डेट इज। चलिए यहाँ पे मैंने बिटवीन को थोड़ा सा उलट पलट कर दिया, अच्छे से लिखता है बिटवीन। अब देखते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए समझ में आ रहा है ना बिटवीन का स्पेलिंग, BETWEEN। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि लेट अस फर्स्ट इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, मतलब क्या कि दोनों इक्वेशन के दोनों साइड क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है। कहाँ से, लिमिट कहाँ से इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन मतलब टोटल वैल्यू निकालना है ना यहाँ पे। तो क्या करना है, लिमिट्स कहाँ से लेना है, t = 0 to t = कैपिटल T। ठीक है, t = 0 to t = कैपिटल T, डेट इज लिखिए, डेट इज लिखिए
समीशन ऑफ 0 to t y बराबर डी टी, ए नॉट समीशन ऑफ टी डी टी। याद रहे ये थ्योरम है और इसका एक एप्लीकेशन, ये थ्योरम के साथ साथ एक एप्लीकेशन दे देते, 12 मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गया क्या लिखे यहाँ पे, अदर इंटीग्रल्स, अदर इंटीग्रल्स वेनिस्ड। अदर इंटीग्रल जो होगा हमारा वो चूंकि ये हाईएस्ट वैल्यू पे है, मतलब क्या कि अब जब आप जो वैल्यू आप इक्वेशन 1 देखना, इक्वेशन 1 में आप ए नॉट के साथ जो वैल्यू उसको छोड़ के बाकी ए नॉट और ए एन और बी एन के साथ जो सिंगल वैल्यू मतलब कॉस 1 के लिए जो वैल्यू है और साइन 1 के लिए जो वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी अदर जो भी होगा, मतलब ए नॉट के केस में इसके लिए आप जो भी कैलकुलेट करोगे वो सारा वैल्यू का क्या होगा, वैल्यू जो आपका इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, उसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो दैट मीन्स क्या होगा, हम लोग उसको हटा देंगे, ठीक है। हमेशा भी पावर में अगर जीरो रहे, मतलब जीरो बोल रहे हैं, पावर में स्मॉलेस्ट नंबर रहता है उसको हम लोग लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू रहता है तो हमको पता है कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको छोड़ देते, वेनिस्ट कर देते। वेनिस्ट करना हटा देना, और नेग्लेक्ट कर देना, एक और वर्ड यूज होता है जो कि नेग्लेक्ट हम लोग यूज करते हैं, तो नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अदर इंटीग्रल्स वेनिस्ड, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, और 0 से कैपिटल टी वाई डी टी बराबर ए नॉट टी, डेट इज 0 से टी ए एन, लिख दे रहे हैं क्यों वेनिस हो गया, क्योंकि ये आगे जाके जब हमारा इंटीग्रेट होगा तो क्या होगा, कॉस 0 के बराबर होगा, एंड 0 से टी बी एन साइन एन ओमेगा टी। क्योंकि आपको एग्जाम में ये चीज़ नहीं पूछेगा कि ये 0 क्यों आया, और आपको दिखाना भी नहीं है कि ये 0 कैसे आया। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना, हम क्या बताया आपसे कि ए नॉट के साथ, ए एन के साथ और बी एन के साथ, और बाकी आगे कीजिएगा तो वो तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पावर पे होगा तो उसको तो हम ऐसे ही निगलेक्ट कर देंगे। बाकी ये दोनों का जब वैल्यू मतलब ए एन और बी एन के साथ जो सिंगल पे टर्म पे, इक्वेशन 1 देखिए आप, सेकेंड और थर्ड टर्म पे जो वैल्यू है उसको जब हम लोग करेंगे तो वो वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, तो दैट्स वाई मैंने 0 ना लिख के 0 को वेनिस्ट कर, बाकी जो पावर है वो तो बहुत ज़्यादा आएगा तो उसको तो हटा ही देना है, बट ये दोनों वैल्यू का हमारा 0 आएगा, दैट मीन्स हमको 0 नहीं लिखना था, हम नहीं लिखे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख भी दिए कि दैट इज इतना का वैल्यू 0 आएगा और इतना का वैल्यू भी 0 आएगा। कैसे आएगा, अगर किसी बच्चों को चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं जानना है कि कैसे आया, और बाकी मेरे पास तो बहुत अच्छे से प्रूव है कि कैसे आया, बट उसके ऊपर 2 पेज लगेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपके लिए बोलते हैं ना उसको नेसेसरी है। तो चलिए हम लोग टू द पॉइंट देखते हैं, अगर फिर भी किन्हीं बच्चों को जानना हो तो कोई बात नहीं, मेरे नंबर पे बात करेंगे मेरे से, हम उनको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, नहीं जानना है ये अलग से 2 पेज का, इसलिए साइंटिस्ट ने डायरेक्टली इस चीज़ को यहाँ मेंशन नहीं किया, और बनाने वालों ने भी इस थ्योरम को यहाँ पे नहीं मेंशन किया, जिसने इस थ्योरम को बुक वगैरह में भी लिखा है, डायरेक्टली उन्होंने कहा कि इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, बट हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो दिमाग तो दौड़ाएंगे कि कैसे आ गया 0, तो उस चीज़ को लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके आप इसका नोट्स मेरे से ले सकते हो। चलो यहाँ तक आया, अब लिखेंगे डेट इज, इसको इरेज करते हैं, बस याद रखिएगा आपके लिए ये मतलब एग्जाम में आपको नहीं लिखना है कि कैसे आया, आपको बस इतना लिख दोगे और ये लिख दोगे, हाँ ये डेट इज करके जो वैल्यू हम लिखे इसको जरूर लिख दीजिएगा, इससे क्या होगा एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा को पता है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू 0 होता है, ठीक है, और वो समझ जाएगा, वो भी नहीं निकालने जाएंगे, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपका ए नॉट का वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे, उनके पास बहुत सारा हज़ारों लाखों कॉपी पड़ा रहता है चेक करने की, और आपके कॉपी में बैठ के इंटीग्रेशन करेंगे वो, सीरियसली लगता है। चलिए, उनके पास सारा चीज़ का आंसर सीट रहता है, वो लोग पैटर्न देखते हैं कि बच्चा का लिखने का लैंग्वेज कैसा है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा ए नॉट का वैल्यू निकल गया, यहाँ से हमारा ए नॉट का वैल्यू निकल गया, ठीक है। ये आप देख रहे हो, इस तरीके से आप इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट टी का करोगे तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ इस तरीके से हमारा वैल्यू निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे कैसे, इवोल्यूशन ऑफ ए एन। इवोल्यूशन ऑफ ए एन के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो देखिए, इवोल्यूशन ऑफ ए एन के ऊपर बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। किसके ऊपर बात करेंगे मैम, तो इसके हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ए एन। इवोल्यूशन ऑफ, देखिए इवोल्यूशन ऑफ ए एन के ऊपर क्या करना है, आपको लिखना है कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग, हम लोग अब इसमें कुछ फंडा है क्या, देखिए आफ्टर मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय, मतलब दोनों साइड अगर हम cos n ओमेगा t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा n इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेटिंग बिटवीन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बिटवीन, आप ऐसे पूरा स्पेलिंग लिखना, बिटवीन द लिमिट्स t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कैपिटल T। लिमिट सारे में वही रहेगा, बस आपको निकालने का तरीका देखना होगा। तो दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, cos n ओमेगा t से, तो y बराबर cos n ओमेगा t dt, ठीक है, an 0 से t cos स्क्वायर n ओमेगा t dt। फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, अदर इंटीग्रल वैल्यू वेनिसेस, क्योंकि और भी आगे जब आप निकालने जाइएगा तो सारा वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट पावर होगा, दैट्स वाई वो वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, वेनिस्ड कर देंगे, मीन्स नेग्लेक्ट कर देंगे, अदर इंटीग्रल्स वेनिस्ड, ठीक है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो an बराबर 0 से t, कैपिटल T है याद रहे, 1 प्लस कॉस, सिंपल हम यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का काम कर रहे हैं, तो आप लोग को ध्यान से देखना है बालक लोग। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, थोड़ा सा समझिए इसको कि इवोल्यूशन ऑफ an जब हमको निकालना था, इवोल्यूशन ऑफ an निकालने के लिए आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय, मतलब दोनों साइड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए हैं किससे, cos n ओमेगा t से, क्या किससे किए हैं, तो cos n ओमेगा t से मल्टीप्लाई किए, लिमिट क्या लिए हैं, तो लिमिट लिए हैं बच्चा पार्टी हम लोग इंटीग्रेटिंग बिटवीन, b और स्लैश w का मतलब होता है बिटवीन द लिमिट्स t बराबर 0 टू t बराबर कैपिटल T, वी गेट क्या, तो 0 से t y cos n ओमेगा t dt, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना था ना cos n ओमेगा t का, एक साइड तो होता ही है y dt, तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए cos n ओमेगा t, ठीक है, चूंकि RHS में ऑलरेडी एक बार ये था हमारा cos था, तो आप देखोगे वैल्यू को तो सारे चीज़ को इंटीग्रेट करके हमारा क्या वैल्यू आया, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 को cos n ओमेगा t से, तो क्या है वैल्यू हमारा RHS में क्या आया, an 0 से t लिमिट cos n ओमेगा t dt, ठीक है, यही वैल्यू बचा मेरा। अदर इंटीग्रल क्या हो गया, वेनिस्ड हो गया, क्यों वेनिस्ड हो गया, क्योंकि उसका सारा वैल्यू जो है या तो 0 के बराबर है या तो उसका हाईएस्ट पावर है, दैट्स वाई वो 0 हो गया, कुछ वैल्यू 0 के बराबर आया है, कुछ वैल्यू हाईएस्ट आया, दैट्स वाई मैंने वहाँ पे निगलेक्ट कर दिया, मैंने क्या, सभी ने वहाँ पे निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है, बहुत ज़्यादा शो नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट बात करनी है और प्रॉपर, क्योंकि आप ये थ्योरम ही बनाओगे तो ये थ्योरम टोटली देखा जाए तो ये थ्योरम जब आप कॉपी में अपना लिखोगे ना तो ये थ्योरम 3 पेज के हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका एक एप्लीकेशन आता है, टोटल मिला के कहें तो 6 पेज का ये थ्योरम आएगा, तो ये आपको एग्जाम में छूना ही है, क्योंकि थ्योरम बहुत ईजी है, देखने में लग रहा है 5-6 पेज पर मत जाइए, थ्योरम बहुत ईजी है, बनाने बैठिएगा तो कंटिन्यूअस बनते जाएगा, बस माइंड में एक याद रखना है आपको कि एक आपका समीशन में एक वैल्यू है जो कि a0 से लेके पूरा a1 साइन एन, a1 के साथ कॉस होगा और bn के साथ साइन होगा, इस वैल्यू को याद रखना है आपको, और इसके बाद इसका समीशन निकाल के सारे समीशन के वैल्यू का कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना है, इससे आपका फोरियर थ्योरम पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोरियर थ्योरम यही कहता है, और इसके बाद इसका एप्लीकेशन में जो आप वैल्यू निकाले हो उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कोई आपको कंडीशन दे देगा, उस कंडीशन पे कहेगा कि हाँ बताइए आप a0 का जो वैल्यू निकाले हैं बताइए इस कंडीशन पे वेरीफाइड करता है कि नहीं, आप bn का जो वैल्यू निकाले हैं बताइए इस कंडीशन पे सेटिस्फाई करता है कि नहीं, आप an का जो वैल्यू निकाले हैं बताइए इस कंडीशन पे सेटिस्फाई, आपके सामने 2 कंडीशन रख देगा, मीन्स क्या फोरियर थ्योरम का 2 एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन पे आपको इन तीनों वैल्यू को सेटिस्फाइड करवाना होगा, समझ में आया कि फोरियर थ्योरम ओवरऑल क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखे, हम लोग यहाँ पे किए, तो हम सिंपल कुछ नहीं किए बाबू, हम लोग क्या किए बच्चा पार्टी, हम लोग सिंपल सा इंटीग्रेट किए, नॉर्मल इंटीग्रेट, हम पहले cos n ओमेगा t का एक वैल्यू होता है 1 प्लस cos 2n ओमेगा t, ये वैल्यू को लिखिए डिवाइडेड बाई 2, हम ये चीज़ को किए, फिर उसके बाद क्या किए हम यहाँ पे देखिएगा आप dt, अब इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लगा के इसको तोड़ दिया है, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगा के क्या किया है, इसको तोड़ा है सबसे पहले तो उसके बाद मैंने इस चीज़ को यहाँ तक लाया है, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ तक कर लिया आप लोग,
उसके बाद लिखिएगा an बाई 2 0 से t dt प्लस 0 से t cos 2n ओमेगा t dt। ठीक है, अब आता है an बाई 2 t प्लस 0 n इंटू टी बाई 2, ये 2 आ गया इधर। ये आपका यहाँ पे an का वैल्यू निकल गया। दैट मीन्स क्या कि an बराबर हमारा क्या निकल गया, 2 बाई टी 0 से t y कॉस आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है, आपका टोटल वैल्यू यहाँ से ओवरऑल पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को आप कहिएगा दीदी आप ये क्या लिख दिए हो, t बाई 2 को 2 बाई टी कैसे कर दिए, तो आप an का वैल्यू को यहाँ पे पुट करिएगा। an का वैल्यू जो आप निकाल लियो ना, इस तरीके से आपका वैल्यू है an बाई 2 आया है ना। तो सिंपल कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे 2 बाई टी, यहाँ पे आप देखोगे कि an का वैल्यू देखो, an का वैल्यू हमारा क्या है, तो मैम हमारा an का वैल्यू है, an का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, LHS में थोड़ा ध्यान से देखिए तो लिखे हो ना जी, क्या लिखे हो LHS में, 0 से t y कोसेन ओमेगा t, ये लिखे हो ना जी, ये किसके बराबर था, ऐसा कुछ लिखे हो। तो यही चीज़ को तो हम an के जगह पे लिख दिए, क्या गलती किए, an के जगह पे हम इस चीज़ को लिख दिए, कुछ गलती किए नहीं मैम, कुछ गलती नहीं की, an को इधर कर दिए, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तौर पे हम इसका यूज़ कर दिए, ये पूरे टर्म का इवोल्यूशन ऑफ an निकाल रहे हैं। चूँकि यहाँ पे आर इधर साइड क्या था, इधर साइड हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t y, ध्यान से देखिए cos n ओमेगा t dt, यही था ना हमारा वैल्यू, तो बोलिएगा हाँ मैम यही वैल्यू था हमारा, यही वैल्यू था हमारा। ठीक है, यही वैल्यू था ना हम लोग का कि y इधर LHS में तो यही वैल्यू था ना, RHS में ये था, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, क्रॉस क्या हुआ, रुक गया है तो ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, सिंपल सा, अगर 2 बाई एक्स है और 5 बाई 3 है, तो यहाँ पे अगर 5 बाई कितना, हाँ 5 बाई एक्स है सपोज, हाँ 5 बाई 3, चलिए ठीक है, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर का उधर इधर का उधर, तो कैसे करिएगा आप, तो सिंपल सा बात है मैम, इतना इजी है, 5 इंटू एक्स 5x बराबर 3 इंटू 6 3 टू 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, मीन्स ओवरऑल वैल्यू क्या निकल गया 5 बाई 6। ठीक है, तो वहाँ पे भी तो यही हुआ, an का वैल्यू हमको चाहिए था क्योंकि इवैल्यूएशन किसका हो रहा है, an का हो रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ था, तो जब ये an का वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा टर्म इस साइड आ जाएगा, RHS का जो t बाई 2 है वो इस साइड आ जाएगा, तो वो 2 बाई टी हो जाएगा, कॉमन सेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, an का वैल्यू चाहिए तो ये पूरा टर्म उठ के आ जाएगा, मतलब अगर इधर अगर LHS में 2 बाई टी बाई 2 है, अगर मान के चलिए LHS में 2 बाई टी है, तो RHS में यही वैल्यू को अगर हम भेजेंगे पलट के तो 2 बाई टी जाएगा ना जी, इधर ऐसे होगा इधर ऐसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसे ही होता है ना, तो बस मैंने वही करा, समझ में आया। अब एक लास्ट बचा है इवोल्यूशन ऑफ BNB, कुछ इसी तरीके से है, तो वो भी आपको हम समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चा पार्टी, हम यहाँ पे क्या किए हैं, तो इस बार हम लोग इवोल्यूशन ऑफ किसका निकाल रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ BN निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं कि फर्दर मल्टीप्लाइंग, अब क्या है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग इवोल्यूशन ऑफ AN किए, A0 तो सिंपल निकल गया, AN के लिए क्या किए, तो मैम AN के लिए हम लोग cos n ओमेगा t से मल्टीप्लाई किए, LHS RHS दोनों साइड। यहाँ पे इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें इवोल्यूशन ऑफ BN करने के लिए दोनों साइड आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, देखिए दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, साइन एन ओमेगा टी से, साइन एन ओमेगा टी से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स t बराबर, लिमिट वही रहेगा t बराबर 0 टू t बराबर कैपिटल T, तब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि अब आपका LHS में और RHS में सिंपल सा इक्वेशन 1 ही था, इक्वेशन 1 में धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते करते देख लेना कैसे हो गया। तो इक्वेशन 2 जो आया था ना, जो उस तरीके से आप समीशन वगैरह में देखे थे, इक्वेशन आप देखिएगा वो कौन सा इक्वेशन है। ठीक है, तो 0 से t y साइन n ओमेगा t dt, ये तो हमारा, ये हम मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे क्या किए BN, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार साइन वगैरह था, फिर से हम एक बार मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा ये वैल्यू निकल गया। ठीक है, अदर इंटीग्रल क्या हो गया, वैनिज्ड हो गया, सॉल्व होते अदर इंटीग्रल क्या हो गया हमारा यहाँ पे
वैनिस्ड हो गया मैम, ठीक है। क्यों वैनिस्ड हो गया अभी हम आपको बार बार बता रहे हैं, क्योंकि उसका पावर 0 है या फिर 0 के बराबर, 0 है या फिर उसका हाईएस्ट पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है, दैट मीन्स वहाँ पे हम लोग नहीं लिखे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद ठीक उसी तरीके से जैसे आप लोग कॉस में सॉल्व किए थे, आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बताइए। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा। इस तरीके से यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है एन ओमेगा टी, तो थीटा की जगह पे एन ओमेगा टी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जब इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसे इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, बट इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रख देंगे तो आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन, अगर यहाँ पे एन रहता तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगता जैसे यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी ना, एन ओमेगा टी, इस तरीके से फॉर्मूला आया हमारा, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आया, समझ में आया आपको। और इसको पूरा ब्रैकेट में हम लोग घेरेंगे, उसके बाद ये डी टी, ये वाला टर्म हमारा यहाँ पे आएगा, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। अब इसके बाद इसको आपको इंटीग्रेट करना है, मीन्स आपका टर्म क्या है 0 से टी, देखिए मतलब आपका टर्म क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। 0 से टी आपका टर्म क्या है, देखिए एलएचएस का टर्म क्या है, एलएचएस आपका वही रहेगा वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी, एलएचएस आपका वही है डी टी, ठीक है। आरएचएस में क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाला लाइन लिखने के बाद देखिए कि बी एन बराबर क्या हो जाएगा, बी एन बराबर 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी। मैम फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिए हम। अब इसको बात करिए, चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, तो मैम अब सिंपल सा बात है मैम, हम इसको इसके साथ एक बार इसको इस तरीके से इसको बना सकते हैं कि बी एन बराबर मैम 0 से टी डी टी, सिंपल सा बात है मैम। फिर बी एन बराबर, एक ही बार बी एन को ले लेते हैं, ठीक है, बी एन बराबर प्लस नहीं माइनस कॉस का, इस पे तोड़ेंगे इसको फॉर्मूला पे आप इसको तोड़िए। जब आप इसको तोड़िएगा तो ये मेरा टर्म क्या हो जाएगा बताइए, जब आप इसको तोड़िएगा इट इज़ वेयर ए नॉट इज़ गिवन बाय, आपका ये फॉर्मूला के तौर पे आपका निकलेगा। तो आप इसको क्या करोगे बताइए, ये तो हमारा निकल, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं, 2n ओमेगा टी, 2n ओमेगा टी, ये 2 ब्रैकेट में होगा 2n ओमेगा टी, ये हमारा फॉर्मूला आया। अब क्या होगा मैम, अब सिंपल सा बात है, कुछ नहीं होगा। अब एक एक करके सबके साथ कीजिए, 0 से टी कॉस 2n ओमेगा टी डी टी। उम्मीद कर रहे हैं आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, समझ रहे हैं, हम बोले ना, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इसको सिंपल सा बात है, जो आप पहला इक्वेशन लिखे हो ना उसको आपको इंटीग्रेट करते जाना है, बस याद रहे सेकंड स्टेप तक, जैसा हम बता दिए कि सेकंड स्टेप में एलएचएस वही रहेगा, आरएचएस का बात कर रहे हैं। 0 से टी लिखना है, बीएन चूंकि कॉन्फिशिएंट है तो उसको बाहर कर लीजिए, इजी होगा आपके लिए, बीएन को बाहर कर लेना है बाबू। अब 1 माइनस कॉस 2n ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब इसको एक बार सेपरेट करके आपको इसको सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको इंटीग्रेट करके आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। वैल्यू आपका सेम चीज़ वही आएगा जैसा कि आपका इवोल्यूशन ऑफ ए एन आया है, बट अंतर ये है कि इवोल्यूशन ऑफ ए एन में कॉस पे वैल्यू आया था, मीन्स क्या हमारा आया था इवोल्यूशन ऑफ ए एन में, तो मैम हमारा इवोल्यूशन ऑफ ए एन में आया था कि ए एन इक्वल टू 2/t 0 से टी इन लिमिट y इंटू कॉस एन ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा बी एन बराबर टी बाई कैपिटल टी 2/T 0 से टी इंटीग्रल y साइन एन ओमेगा टी डी टी। तो समझ रहे हैं ना, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा, तो आपको इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। तो चलिए, और कमेंट सेक्शन आप लोगों को क्लास कैसा लगा, समझ में आया ना। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे से बेधड़क मेरे चैनल पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं, एनी टाइम आपको रिप्लाई वहाँ पे मिलेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, प्रॉपर वे में आपकी स्टडी करवाई जाएगी। एक चीज़ और हम आपको कहेंगे, हमारे चैनल पे हर चीज़ की क्लास हो रही है, आप देख रहे होंगे कि ग्लोबल सिटीजनशिप जो सेमेस्टर 2 के लिए उसकी क्लास हो रही है, उसके लिए MCQ मैंने प्रिपेयर करके रखा है, तो किन्हीं बच्चों को चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके वो MCQ ओनली
50 रुपीज़ दे के आप MCQ मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि बाकी सब्जेक्ट्स में, तो सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रही हैं, तो 50 रुपीज़ में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगी, आप वो लेके अपना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको हर चीज़, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपके सारे डाउट, सारे प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ क्लियर होंगी। तो मिलते हैं, आप देखते जाइए आगे आगे सारी चीज़ बेटर तरीके से होंगी और प्रॉपर वे में हम लोग क्लास को करेंगे। तो क्लास समझ में आया कि नहीं, आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा क्लास कैसा रहा, और एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू, जय हिंद।